चारे वाले बकरे 10,000 से लेके 10 लाख तक बिके, लेकिन भाईचारे वाले बकरे 8,500 में ही बिक गए, वो भी नहीं मिले अभी तक। हाँ चमचा, साले फ्री में बिक गए हैं तुम्हारी माँ की। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल चैरिटी पे। मैं शिव कुमार लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। कभी ज्ञान बने के, कभी शिक्षा बने के, चले आना बाबा जी चले आना। कभी बुद्ध बने के, क्या बोला तूने? कभी बुद्ध बने के, कभी भीम बने। वाह दीदी, ये सही है। अगर हम अनभक्त हैं तो फिर ये क्या था? ये दरअसल प्रतिक्रिया इस बात पर है कि सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको मालूम होगा कि जो मामले अरविंद केजरीवाल पर चल रहे हैं उसमें ईडी के खिलाफ, ईडी की जो कार्रवाई हुई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसमें गिरफ्तारी मौजूदा तौर पर अरविंद केजरीवाल की रही है। लेकिन अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि देश के इतिहास में पहला कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ है जिनको जेल से ही गिरफ्तार किया गया है। लगातार अपनी तीसरी हार को बर्दाश्त और स्वीकार करने की बजाय मोदी विरोधी एक बार फिर लग गए हैं ईवीएम को कोसने में। न तुष्टीकरण काम आया, न जाति की राजनीति। इसलिए अब बचा ईवीएम, जिससे खुद को दिलासा देने में लगे हैं। लेकिन जिस ईवीएम की सच्चाई, उसकी निष्पक्षता पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं, उस ईवीएम को एक नहीं बल्कि कई बार एससी से क्लीन चिट मिल चुकी है। लोकसभा के दूसरे चरण में ही वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग की गई तो जांच में सिर्फ एक ही ह्यूमन एरर आया, जिसमें ईवीएम की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सारी याचिका खारिज कर दी और ईवीएम से ही मतदान करने का आदेश दे दिया। 2019 में भी वीवीपैट स्लिप और ईवीएम में काउंटिंग हुई तो कोई गड़बड़ी नहीं सामने आई और ईवीएम को एक बार फिर क्लीन चिट मिल गई थी। इस मंदबुद्धि को सोचना चाहिए कि अगर वाकई ईवीएम में गड़बड़ी होती तो क्या राहुल गांधी दो सीटों को जीत पाता? ये लोग भारत में ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वरना अमेरिका की फॉक्स न्यूज ने ईवीएम पर झूठ फैलाया तो उस पर 6600 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। असल में ये लोग ईवीएम को अपना निशाना इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इन्हें हार स्वीकार नहीं, बल्कि इसलिए कि ये अपने कार्यकर्ताओं को कोई सफाई पेश करवाए कि क्यों चुनावों में जनता ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। अपनी नाकामी कबूल नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग सारा दोष ईवीएम पर मढ़ देते हैं ताकि बची खुची इज्जत रह जाए। विपक्ष की मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जहां अगर विपक्ष जीतती है तो वहां ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जहां से हार जाती है वहां इवन ईवीएम पे ढीकरा फोड़ना। इन लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा कि पब्लिक को मूर्ख समझना ये लोग बंद करें और अपने आप पे मेहनत करें। संसद द्वारा पारित कानून की प्रतिलिपि फाड़ने वाले नेता आज बंदरिया की तरह छाती में संविधान चिपकाए घूम रहे हैं। दर्जनों बार ब्रूट मेजोरिटी के कारण मनमाने संशोधन करने वाली पार्टी आज संविधान को मजहबी किताब बना बैठे हैं और स्वयं को पैगंबर, जिसकी आलोचना केरल या नोएडा से करने पर हैदराबाद और बैंगलोर से पुलिस भेजी जाती है। ये बचाएंगे संविधान जो आपातकाल लगाकर कारावास में हत्याएं करा रहे थे, लोगों की आंखें फोड़ रहे थे, आवासीय कॉलोनियां समतल कर रहे थे, पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा रहे थे, विरोधियों को जेल में ठूस रहे थे, जबरन सामूहिक नसबंदियां करा रहे थे। हालांकि एक व्यक्ति की ओर हो जाती तो हमें एक जोकर को भारत के भविष्य के रूप में देखने का कष्ट न सहना पड़ता। इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना ही बदल दी और कांग्रेसियों को कुछ नहीं मिला तो एडिटेड वीडियो चलाकर आरक्षण समाप्ति का झूठ फैला रहे थे। जिस पार्टी का हाथ खुला हो और हर बार सत्ता में आने पर कभी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, कभी वक्फ, कभी शाहबानो तो कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की सीनियरिटी की अनदेखी के थप्पड़ जनता पर बरसाती रही हो, उसे संविधान का 100 भी उचारने का अधिकार नहीं। कठपुतलियों को प्रधानमंत्री बनाकर स्वयं सुपर पीएम बन जाने वाली विदेशी महिला के हाथ में संविधान नहीं, लकड़ी से गिरते धागे उचित दिखते हैं। आपातकाल को लाना ही आपातकाल था। अघोषित आपातकाल वामपंथियों का मानसिक मैथुन और जल खिड़ा के आपसी मनवहलाव की उंगलबाजियों से अधिक कुछ भी नहीं है। ऐसे वाक्यांश कांग्रेस द्वारा तिरंगे पर कालीमा पोतने के लिए लाई इमरजेंसी को साइकिल से टकराकर गिरने जैसी क्षुद्र दुर्घटना सदृश बताने की कुचेष्टा है। राहुल गांधी के हाथ में संविधान की कॉपी वैसी ही दिखती है जैसे केएफसी वालों के हाथ में मुर्गा। दोनों जानते हैं कि इनकी हत्या ही उनके अस्तित्व और प्रासंगिकता का आधार बिंदु। मैं अजीत भाई के बात से बिल्कुल सहमत हूँ और कांग्रेस जब सत्ता में है तब इसी तरह से कानून में संशोधन करके और इसी तरह से डिक्टेटरशिप उन्होंने लाया। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में कांग्रेस के एक स्टेट से अजीत भाई को गिरफ्तार करने के लिए कुछ पुलिस आई थी, वो भी सिविल ड्रेस में। अगर कोविड के समय वैक्सीन ना मिले तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। एम्स में इलाज कराने के लिए, किसी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए लोग बिहार या यूपी से आ जाएं तो वो लोग जिम्मेदार हैं।
अगर बाढ़ आ जाए तो हिमाचल जिम्मेदार है, बादल फट गया। अगर पानी ना मिले तो हरियाणा जिम्मेदार है। एक इंद्र भगवान बचे हैं जिस पर जिम्मेदारी का पर्चा नहीं फाड़ा है आम आदमी पार्टी वालों ने। पता नहीं कब उन पर भी आरटीआई लगा करके अगला पर्चा इंद्र भगवान पर ये फाड़ी देंगे कि बादल बारिश नहीं कर रहे, इसलिए यहां पर पानी की दिक्कत है। बेशर्मी और मक्कारी की सारी लिमिट आम आदमी पार्टी क्रॉस कर चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कौन है भाई? आम आदमी पार्टी के हैं। जल मंत्री कौन है भाई? आम आदमी पार्टी के हैं। 62 विधायक किसके हैं भाई? आम आदमी पार्टी के हैं। 120 से ज्यादा इनके काउंसलर दिल्ली में हैं। मेयर इनकी है, मुख्यमंत्री इनका है। सोमनाथ भारती वाइस चेयरमैन रह चुके हैं इनके, सौरभ भारद्वाज वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, राघव चड्डा वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अरे शर्म करो, 10 साल हो गए जो बातें तुम किया करते थे आज भी वही खड़े हो, और जो हरियाणा तुम्हें साल भर पानी देता है आज तुम किल्लत होते हैं उन्हीं को कोसते हो। तो आपसे ज्यादा मक्कार तो कोई हो ही नहीं सकता कि मौका ढूंढते हैं कैसे किसी पर ब्लेम। अरे बस करो भैया, इतना भी सच नहीं बोलना था। वैसे मैं आपको बताते चलूं कि 10 साल में दिल्ली में जो भी हो रहा है वो पब्लिक भी उससे उब चुकी है। आने वाला इलेक्शन में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचेगी। सनातनियों को अभी भी संशय है, अरे तुम बंगाल में अल्पसंख्यक होने जा रहे हो, तुम भारत के 10 राज्यों में अल्पसंख्यक होने जा रहे हो, तुम सनातन धर्मियों की 7 लाख संख्या को कश्मीर से काट करके आधी रात को भगा दिया गया, फिर भी तुम कह रहे हो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे तुम बंगाल में अल्पसंख्यक हो गए, तुम्हारी हस्ती नहीं मिटी क्या? तुम कश्मीर से काट काट करके भगा दिए गए, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम पाकिस्तान से मार मार करके महिलाओं के स्तनों को काट करके रेलगाड़ी के माल वाले डिब्बे में भर करके भारत भेज दिया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हारे भारत में, तुम्हारे ही घर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 500 साल तक कैद रहे तंबू और तिरपालों के नीचे, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हें बांग्लादेश से मार करके भगा दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हारी छातियों पर लाखों लाख मदरसों को खड़ा कर दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? अरे तुम्हारे राम और कृष्ण और भगवान शिव की मूर्तियों को तोड़ करके अफगान की मस्जिदों की सीढ़ियों में लगा दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? और कितनी हस्ती मिटेगी? इसीलिए अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो एक सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है वो काम, इसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। अरे हिंदुओं, सनातन धर्मियों, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, बहती सागर से तुम पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते तो पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी पर। पता नहीं कि हम सनातन कब जागेंगे। एक बार अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद मुगलों ने लूटा, हम आज भी अगर बटे रह गए तो मुझे लगता है कि आने वाला समय एक और मिनी पाकिस्तान इस देश में बन जाएगा। बीजेपी वाले आए, अग्निवीर लेके कम से कम दौड़ने वाले बच्चों का हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। हर एक चीज प्राइवेट। मैं 15 नेशनल खेला हूँ, 300 स्टेट खेला हूँ, 100 से पार नेशनल खेला हूँ। मार्कशीट दिखाऊंगा आपको। सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि आपको जॉब दे या इनाम दे, पैसा दे? नौकरी मिलनी चाहिए, आर्मी की आनी चाहिए। आर्मी में क्रॉस कंट्री भर्ती आती है, वो बंद हो। अभी आर्मी में आपको स्पोर्ट्स कोटे में जाना ना। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। हाँ वो जाना है ना। हाँ यार लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताओ पहले तो। हटाओ पहले भागना नहीं, ये स्पोर्ट खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, कंचे। ये हिंदुस्तान का रोजगार है, इसको चाहिए आर्मी में, और लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग नहीं मालूम भाई। करा ली बेइज्जती। कांग्रेस के चमचों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये इनके चमचे कहीं भी आ जाते हैं मुंह उठा करके, कुछ भी विदाउट फैक्ट और विदाउट प्रूफ के बोलने के लिए, और अपना मोह करवा के चले जाते हैं। और इनको बनना है आर्मी, जिन लेफ्टिनेंट का वर्ड मीनिंग तक नहीं जानते। चलिए मैं आपको लास्ट वीडियो के साथ छोड़ जाता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जिस देश ने खालिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका से बिगाड़ ली, कनाडा से बिगाड़ ली, उस देश में जब दुनिया को यह पता चलेगा कि एक खालिस्तानी चुनाव जीत गया तो इमेज क्या रह जाएगी? उस देश में जब पता चलेगा कि एक पूर्व आईपीएस जो तमिलनाडु में सनातन संस्कृति के लिए लड़ रहा है वो चुनाव हार गया तो देश की क्या इमेज रह जाएगी? जब पता चलेगा कि राम मंदिर तो तुमने बना लिया लेकिन अयोध्या में ही हार गए तो क्या इमेज रह जाएगी? और इसके साथ ही बनारस, जहां पर मोदी ने न जाने कितने चक्कर काटे, न दिन देखा न रात देखी, कभी भी बनारस पहुंच गए, एक डेवलपमेंट का काम किया, उस बनारस में मोदी को जितवाया अभी तो कितना, सिर्फ 1.5 लाख वोटों से। लेकिन वहीं राहुल गांधी को, जो कभी शायद रायबरेली में गए भी ना हो पिछले कई सालों में, जो शायद कभी वायनाड में चुनाव जीतने के बाद गए ही ना हो, वहां पर 4-4 लाख, 3.5 लाख वोटों से जिताया जा रहा है। ये है मेरे देश का लोकतंत्र।
कोई जरा अमेठी वालों से पूछना कि 10 साल में राहुल गांधी कितनी बार आए आपके यहाँ, रायबरेली वालों से पूछना कितनी बार आए आपके यहाँ, सोनिया गांधी कितनी बार आई थी, वायनाड में पूछना कितनी बार आए थे, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब वायनाड में राहुल गांधी की रैली हो रही थी तो आपको इस तरह के झंडे दिखाई देंगे, इस तरह का पूरा मोमेंटम दिखाई देगा जहां पर कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं था। कोई सवाल पूछना कि राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस का झंडा क्यों नहीं था, उसका कारण यह है कि कांग्रेस का झंडा कुछ ऐसा दिखता है और शायद ऐसा झंडा दिखाने से वहां पर वोट बैंक को नुकसान हो जाता है।